कोलन और रेक्टल कैंसर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है कि आज हम पूरे पेट में से एक पर्टिकुलर ऑर्गन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर है और समय पे ना इलाज हो तो बहुत रिस्क हो जाता है, पूरा क्योर नहीं हो पाता, और अगर समय पे डायग्नोज हो जाए तो इसका बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में मौजूद है। तो इसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले मैं पुकरना साहब से पूछना चाहूँगा, सर हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा समझाएं कि कोलोरेक्टल कैंसर और कोलोरेक्टल पॉलिप्स क्या हैं और उनमें क्या फ़र्क है और क्या रिलेशनशिप है। कि कोलोरेक्टल मतलब बड़ी आंत को बोलते हैं, और मल द्वार का जो एरिया होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। तो दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर पाश्चात्य देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, पहले सबसे ज़्यादा विकसित देशों में पाया जाता था, क्योंकि उनकी जीवन शैली अलग तरह की थी और अपनी जीवन शैली अलग तरह की थी। पहले जो अपनी जीवन शैली थी, अपन जो भोजन करते थे, जो अपन देशी खाना अपना होता था जिसमें फाइबर खूब हुआ करते थे, अपना वसा ज़्यादा नहीं होता था भोजन में, तो अपने यहाँ की इंसिडेंस काफ़ी कम थी, प्रिवलेंस काफ़ी कम थी। पर समय समय के साथ अपन भी पाश्चात्य संस्कृति में रमते जा रहे हैं और इसी प्रकार से अपने देश में भी इसी प्रकार से इन कैंसर की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी ये देखा गया है कि करीबन 25% कैंसर जो होते हैं वो कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से होते हैं, अगर जीआई कैंसर के सारे पेशेंट को अपन लेते हैं। तो इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो बताया कि कैंसर और पॉलिप एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, जैसे हम बात कर रहे थे रोकथाम, तो रोकथाम के कई चीज़ें हैं। एक तो रोकथाम होता है कि जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें हम सब कुछ जीवन शैली को बदल दें। वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल काम है। फिर दूसरा होता है कि हम जल्दी पकड़ लें किसी बीमारी को, और तीसरा अर्ली ट्रीटमेंट कर लें। तो इसमें जो पूछा संदीप जी ने कि एडिनोमा और कैंसर, तो कैंसर की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कैंसर को एडिनोमा से कैंसर, एडिनोमा एक छोटी गांठ है, वक्त के साथ में वो कैंसर में तब्दील हो सकती है। करीबन 80% लोग जो छोटी छोटी गांठें होती है जिसको हम एडिनोमा बोलते हैं, अगर उनको ट्रीट नहीं करें तो हो सकता है 80% उनमें कैंसर बन सकता है। सारे एडिनोमा कैंसर नहीं बनते, कुछ एडिनोमा कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। तो अपने पास एक समय है जिसमें अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लें एडिनोमा का, तो हम कैंसर को बनने से रोक सकते हैं। इसी विषय पे हम बात करना चाह रहे थे कि कैसे जल्दी पता लगाया जा सके कि कैंसर प्रारंभिक अवस्था में है और कैंसर न बने, और उस स्टेज में जो संदीप जी कह रहे थे कि काफ़ी पेशेंट अपने यहाँ लेट आते हैं, उस स्टेज में आते हैं जब वो उनका उपचार संभव नहीं है। तो अगर अपन ये अवेयरनेस क्रिएट करें तो अपन उस समय पे ट्रीट कर सकते हैं जब पेशेंट कैंसर होने की पहली अवस्था में ही पकड़ लें, आवश्यकता ही नहीं पड़े, और कैंसर डिटेक्ट हो तो उस समय आराम से ट्रीट किया जा सके। थैंक यू सर। जहाँ जहाँ सर ने एडिनोमा वर्ड किया यूज़, उसको पॉलिप भी कहा जाता है आम भाषा में। अब मैं शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ हमें बताएं कि कोलोरेक्टल कैंसर से क्या क्या कारण, कोलोरेक्टल कैंसर के क्या कारण हैं। देखो, कारण वैसे तो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप हो जाता है। एक तो व्यक्ति की अनुवांशिक या फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे फैमिली में किसी के कोलोरेक्टल कैंसर हुआ हो तो उसके बच्चों को कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को जिनके फैमिली में कोलोरेक्टल कैंसर है 30 से 40 साल की एज में स्क्रीनिंग करवानी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि कहीं उनको तो ये कैंसर डेवलप नहीं हो रहा है। दूसरा, खान पान का बड़ा योगदान है कोलोरेक्टल कैंसर में। डॉक्टर पोकरना साहब ने बताया कि हाई फाइबर और फ्रूट्स का इंटेक ये कोलोरेक्टल कैंसर को रोकता है होने से। तो अपनी जो लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें फास्ट फूड, कम फाइबर वाले डाइट अपने यूज़ करते हैं, जिससे कि कोलोरेक्टल कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रेड मीट के यूज़ से भी कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो खान पान में परिवर्तन, जेनेटिक फैक्टर्स, और तीसरा कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ओबेसिटी, मोटापा अपने आप में भी एक कारण हो सकता है कई तरह के कैंसर का। कोलोरेक्टल का ही नहीं, दूसरे अंगों के कैंसर्स का भी एक कारण हो सकता है। तो खान पान सही रखना
और समय पर स्क्रीनिंग कराना और हाई फाइबर इनटेक करना, हाई मात्रा में ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स का सेवन करना, ये अति आवश्यक है। और भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब फैक्टर्स कोलोरेक्टल कैंसर के प्रोड्यूस करने में सहायक बन सकते हैं, जबकि अन्य कारण भी साथ में होते हैं, तो ये कारण हो सकते हैं। थैंक यू सर। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कारण एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप मोटे नहीं हैं लेकिन आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो उससे भी हमारा पेट का और कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बाफना सर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर हमें ये समझाइए कि कोलोरेक्टल कैंसर की इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, कितना कॉमन है ये दुनिया में और इंडिया में? इंडिया की बात अपन कर लेते हैं क्योंकि अपने संदर्भ में भारत की जो संभावना है होने की उसके बारे में डिस्कस करें तो ज़्यादा रेलेवेंट होगा। हिंदुस्तान में ये स्त्रियों में पाए जाने वाला तीसरा प्रमुख कैंसर है। स्त्रियों में पाए जाने वाले पहले और दूसरे जो कैंसर हैं वो हैं गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और स्तन का कैंसर, और कोलोरेक्टल कैंसर अभी स्त्रियों में ये तीसरे नंबर पर है। इसी तरह से पुरुषों में ये चौथे नंबर पे आता है, और पुरुषों में हिंदुस्तान में अभी मुंह का कैंसर और लंग कैंसर की जो संख्या है वो नंबर 1 और नंबर 2 पे आती है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में जो अपनी आहार पद्धति है उसमें अभी भी 75% से ज़्यादा लोग अभी शाकाहारी खाने में विश्वास रखते हैं, और फल फूल सब्जी और फाइबर डाइट जिसमें मिलेट्स, और क्योंकि भारत में 70% जो जनता है वो गांवों में बसती है, और गांवों में जो फाइबर डाइट है वो बहुत रिच होती है। इस वजह से हम अभी बचे हुए हैं इस कैंसर से। पर जैसे जैसे पाश्चात्य पद्धति को अपन फॉलो करते जाएंगे ये कैंसर नंबर 2 और आने वाले सालों में नंबर 1 पे भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम के देश हैं उनमें कोलोरेक्टल नंबर 1 और नंबर 2 पे आता है, क्योंकि उनके आहार पद्धति हमारी आहार पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। तो हमारी आहार पद्धति ने अभी तक हमें बचाया हुआ है, पर अगर हम नहीं सुधरे खान पान के आचार व्यवहार में तो ये हमें बहुत जल्दी परेशान करने वाली बीमारी आएगी। बिल्कुल सही सर। और ये इतना तेज़ी से फैल रहा है कि अब इंडिया में इसकी सबसे एक और इम्पॉर्टेंट घातक इसकी जो पॉइंट है, इसके कैरेक्टर है कि ये 25 से 50 साल की एज ग्रुप में भी बहुत संख्या में अब दिखने लग गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। एस एस शर्मा सर से वापस मैं आता हूँ आपसे। सर ये बताइए कि कौन लोग हैं जिनको ये कैंसर का रिस्क ज़्यादा है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पेशेंट जिनके फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की, जिनके आंतों में पॉलिप्स हो, कई बार ये पॉलिप स्टार्टिंग में कैंसर नहीं होते हैं, बाद में ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर लंबे समय तक इनका उपचार नहीं किया जाए। पॉलिप एक साधारण सी गांठ होती है जिसको 5 मिनट में बिना कोई सर्जरी के निकाला जा सकता है। तो जिनके पॉलिप होता है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो क्रोनिक स्मोकर हैं, ओबीज हैं, और आपने कहा जो इनएक्टिव हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, उन सब पेशेंट्स को, और फैमिली हिस्ट्री जिनको कोलन कैंसर की हो, और कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक चेंजेज होते हैं जिनके कारण भी कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ जाता है। तो मेनली ये इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनमें ये संभावना ज़्यादा होती है। थैंक यू सर। पोकरना साहब, प्लीज़ हमें ये बताएं कि क्या हम अपने आप को इन कैंसर से बचा सकते हैं होने से? कुछ ऐसा करके अपने लाइफस्टाइल में या कैसे भी करके कि हम इनसे बच जाएं। देखिए, ये बड़ा विषय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान में कोलोरेक्टल कैंसर हम बातें करते हैं लेकिन अपने पास डेटा नहीं है। हमारे पास अभी प्रिवलेंस कितनी है सीए कोलोन की मालूम नहीं है। देखिए, पाश्चात्य देशों में बहुत ज़्यादा संख्या थी। प्रिवेंशन की जो बात करते हैं हम, तो एक तो हो गया आपका कि प्रिवेंशन जिसको कि आप बचना है, जो शर्मा साहब ने बताया, जो चीज़ें हैं खान पान का, व्यायाम का, स्मोकिंग का, अल्कोहल का। एक दूसरा हो गया कि जल्दी पता करना। अब जब ये विषय आता है जल्दी पता कैसे किया जाए पॉलिप का, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। पूरी पॉपुलेशन की अगर अपन जांच करना लग जाए तहकीकात, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
तो किस प्रकार से इसको पता किया जाए? पाश्चात्य देशों में संख्या इतनी ज्यादा थी कि वहां मैंडेटरी है कि वहां कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि अपन पहले पता लगा सके कि अर्ली स्टेज में कि पॉलिप हो उसको रोक सके। ICMR के अंतर्गत हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम और मतलब हिंदुस्तान के 8-10 जो अच्छे संस्थान हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, PGI, बॉम्बे के, साउथ के, पूरे इंडिया के सभी जगह के, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में कोलोरेक्टल की प्रिवलेंस क्या है। प्रिवलेंस का मतलब ये होता है कि संख्या कितनी हो सकती है अंदाजन। उसके बाद में अगर हम उनकी संख्या कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हम 2 तरीके, जैसे अभी बताया कि एक तो होता है हाई रिस्क जैसे बताया जिसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जिसके कोई बीमारी है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो कैंसर में तब्दील हो सकता है। उसके अलावा एक ग्रुप ऐसा भी है जिसके कोई हाई रिस्क नहीं है पर वो भी कैंसर बन जाते हैं। उन कैंसर को पता लगाने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके लिए पहले तो पता लगाना है कि संख्या क्या है देश में, फिर उसके अंदर तो ये पता लगाने के लिए एक स्टडी की जा रही है जिसमें हम एसिम्प्टोमेटिक, बिल्कुल सामान्य लोग हैं 50 साल से ऊपर वाले, उन सबका एक टेस्ट कर रहे हैं हम। एक FIT जैसे ब्लड का जैसे टेस्ट होता है उसी प्रकार से मल का एक टेस्ट होता है, फीकल टेस्ट करते हैं। FOBT नहीं है, ये एक टेस्ट अलग तरह का टेस्ट है जिसमें ये हीमोग्लोबिन टेस्ट करता है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जिसकी पॉजिटिविटी फॉल्स पॉजिटिविटी रिलेटिवली कम होती है। उसके बाद क्या हुआ कि एक स्कोरिंग सिस्टम बना रखा है। क्या हुआ था कि जो एशिया पैसिफिक कंट्री थे बहुत पहले, जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो गया, और जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान, इनकी संख्या बहुत कम थी, पर इन्होंने भी पाश्चात्य पद्धति हो गई, वहाँ पर भी संख्या बढ़ गई, तो वहाँ पर भी स्क्रीनिंग चालू हो गई। तो इसका हमने क्या किया है कि ये देखा है कि पहले तो हम एक स्कोरिंग सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें हाई रिस्क है या लो रिस्क, जो शर्मा साहब ने बताया कि जैसे ओबेसिटी वाला ग्रुप है, जिसके फैमिली हिस्ट्री है, जो स्मोकिंग करता है, जिसकी एज कितनी है, उस हिसाब से स्कोरिंग सिस्टम बनाकर फिर हम टेस्ट कराते हैं ये वाला FIT, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी एक कोलोनोस्कोपी की जाती है, जिससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों में कितने प्रतिशत में पॉलिप मिल पाएगा और मैलिग्नेंसी मिल पाएगी। उस आधार पर इस डेटा के बेसिस पे पूरे इंडिया में करीबन ये 10 जगह सेंटर करके ये डेटा निकाला जाएगा कि क्या इंडिया में देखिए स्क्रीनिंग की जानी चाहिए या नहीं। इंडिविजुअल अलग चीज़ है, इंडिविजुअल कोई कराना चाहे वो अलग विषय है, लेकिन जब गवर्नमेंट के तौर पे या पॉलिसी के तौर पे करना है तो आपको एक डेटा चाहिए। उस डेटा के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी 50 साल से ऊपर की एज में एसिम्प्टोमेटिक, जिसको पेट संबंधी कोई कष्ट नहीं हो, मैलिग्नेंसी के क्या कष्ट होते हैं, जैसे ऑल्टर्ड बाउल हैबिट हो जाए, किसी के स्टूल में ब्लड होने लग जाए, पेट में दर्द होने लग जाए, खून की कमी आ जाए, खून आने लग जाए मल में, वेट लॉस हो जाए, तो वो तो हमारे उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम उनको ले रहे हैं जो बिल्कुल स्वस्थ है, हम उनका टेस्ट करके देखना चाह रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर कोई भी आना चाहे तो हमारे साथ में डॉक्टर अभिलाषा है जो सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये टेस्ट किया जाता है। सभी टेस्ट सरकार के द्वारा, सभी टेस्ट ICMR के द्वारा निःशुल्क हैं, और उससे हम ये जानकारी प्राप्त कर करके देश में भी ये कुछ इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रिवेंशन के बारे में। थैंक यू सर। डॉक्टर राम डागा, प्लीज़ हमें ये समझाइए कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे ये शक पैदा हो सकता है, या जो इसके इनिशियल स्टेज के सूचक हैं कि किसी व्यक्ति को शायद कोलोरेक्टल कैंसर तो नहीं हो रहा। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कोलोरेक्टल कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत ही सामान्य होते हैं, और इसलिए हम आमतौर पे हमारी डे टू डे लाइफ में उनको इग्नोर कर देते हैं। तो हम सबको पर्टिकुलरली जो एक अबव 40 या 50 एज है, उन सबको जो साधारण लक्षण हो परंतु एक बार नए तौर पे आ रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको ध्यानपूर्वक उनको लिए जो ज़रूरतमंद जांचें हैं वो करानी चाहिए। तो लक्षण बहुत सामान्य है जैसे मैंने बताया, और वो निर्भर करते हैं कि कैंसर किस साइड का है, कॉलोन के राइट साइड का है या कॉलोन के लेफ्ट साइड का है। अगर राइट साइड के कॉलोन के लक्षण होते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं। पेशेंट को सिंपल वीकनेस हो सकती है, जस्ट उसकी शरीर की ताकत कम हो रही है, उसको लगता है कि उसकी काम करने की क्षमता कम हो रही है, उसको एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं।
जो बहुत ही साधारण लक्षण होते हैं। आदमी सोचता है कि क्या हो रहा है, वो कई टेस्ट कराता है, परंतु जो बेसिक टेस्ट है वो कई बार मिस कर देते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। तो इन लक्षण को जो राइट साइड के कैंसर है उनको शुरुआत में ही अगर हम ध्यानपूर्वक देखें और उनको उनके जरूरत के हिसाब से टेस्ट करें तो शायद कैंसर को हम शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। फिर आता है लेफ्ट साइड का कोलन कैंसर। लेफ्ट साइड के कोलन कैंसर में चूंकि लेफ्ट साइड में आंतों में रुकावट जल्दी होते हुए मल गाढ़ा होता है और आंतों का ल्यूमन रिलेटिवली छोटा होता है, तो लक्षण जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के या ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स के, जिसे हम बोलते हैं। पेशेंट पहले दिन में लेटरिन एक बार जा रहा था, अब उसको खुल के नहीं हो रही, 3-4 बार जाना पड़ रहा है, या फिर उसको 3-4 दिन में एक बार जाना पड़ रहा है, उसकी ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हो गई। बाउल हैबिट्स जो थी पहले वो एकदम से चेंज हो गई है, तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। फिर कई बार जो मल है वो उसका टाइप चेंज हो सकता है, पतला या बिल्कुल पेस्ट लाइक मल आ सकता है। मल में खून सबसे बड़ा लक्षण होता है जो आगे जाके शुरुआत में शुरू होता है, जिसमें मल में खून या तो लाल रंग का या थोड़ा गाढ़ा काले रंग का खून आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली व्हेन आपकी एज 40 या 50 से ऊपर हो। और खासकर पुरुषों में अगर एनीमिया हो रहा है तो इट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ एज अर्जेंटली एज पॉसिबल, है ना। उसके अलावा जब एडवांस कैंसर होता है तो उसके लक्षण लाइक एनी अदर एडवांस कैंसर, वीकनेस होती है, वजन कम होते हैं, दर्द हो सकता है, कॉली की पेन हो सकता है या भारीपन हो सकता है, हमारे कमर में या गुदाद्वार में पेन हो सकता है, तो इनको भी लक्षण हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसा सर ने बताया कि इन सब लक्षण जैसे ही ये लक्षण आए तो हमें अपने चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए और शुरुआती जो टेस्ट है वो करके हम इनका निदान कर सकते हैं जल्दी। डॉक्टर राम, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो मैंने इसमें नहीं मेंशन किया। बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं पाइल्स की ब्लीडिंग लेके, और हम 3 सर्जन्स हैं यहाँ पे, तीनों की प्रैक्टिस में ऐसे कई मरीज हमने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं जो कई महीनों तक, सालों तक पाइल समझ के अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि वो ब्लीडिंग तो कैंसर की वजह से है। तो डॉक्टर राम, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए कि किसी भी ब्लीडिंग को हम पाइल्स ना समझें। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं। ब्लीडिंग हो रही है जो हम पाइल्स की तरह इग्नोर करते हैं, या कब्ज हो गई है जो हम ऑल्टर्ड बाउल हैबिट हो गई जो हम साधारण कब्ज मान लेते हैं, चूर्ण या दवा या कुछ भी लोकल जो थेरेपी है वो लेते रहते हैं, और हम कई बार बहुत लेट कर देते हैं अपने चिकित्सक को संपर्क करने में। तो अगर आपकी एज 40 या 50 से ऊपर है, इस तरह के कोई भी लक्षण आ रहे हैं और वो लंबे रह रहे हैं, दवाइयों से पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रहे, तो उनकी इमीडिएटली हमें संपर्क करना चाहिए हमारे चिकित्सक को। थैंक यू डॉक्टर राम। डॉक्टर कमल, प्लीज़ हमें बताइए कि क्या बड़ी आंत का कैंसर जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि सर लोगों ने पहले भी बताया कि इस जो भी आंत के कैंसर के कारण हैं, तो मेन कारण तो जैसे खान पान का बदलाव है, उचित आहार नहीं लेना, आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो सब तो है ही, पर एक प्रमुख कारण ये एक तरह से आनुवंशिक रूप से भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकता है। एक्चुअली अगर अपन देखें तो कैंसर खुद एक तरह से जो अपना जेनेटिक और डीएनए का मैकेनिज़्म है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो कैंसर बन जाती है। अब वो गड़बड़ी या तो आपको अपने परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और कई बार जैसे कि वो किसी और कारण से वो एक साधारण मनुष्य में अपने आप भी बन सकती है। तो ये जो जेनेटिक कॉजेज़ अपन बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी जैसे अपने शरीर में अपन जैसे आज कोलोरेक्टल कैंसर की बात करें तो उसमें अंग में नई नई कोशिकाएं बनती हैं और वो ख़त्म होती रहती है, तो वो एक सब कंट्रोल्ड मैनर में चलता है। जितनी नई बनती हैं उतनी वो उसकी जब लाइफ ख़त्म हो जाती है कोशिका की तो वो स्वतः समाप्त हो जाती है। बट कुछ इस तरह से जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो बस बढ़ती ही रहती है और उसमें धीरे 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 वो एक गांठ का रूप ले लेती है और वो कैंसर बन जाता है। फिर वो बाकी के शरीर के अन्य अंगों में भी फैलना शुरू कर देता है। तो ये जो डीएनए में डिफेक्ट है जो कि आनुवंशिक रूप से आ सकता है, यह ही कारण है कि ये एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या जेनेटिक अपन कह सकते हैं कि भाई अगर घर में किसी को कैंसर कोलोरेक्टल है तो घर के बाकी सदस्यों में स्पेशली जो सेकंड जनरेशन है उसमें हो सकता है। तो जेनेटिक जो
कॉजेज़ हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, स्पेशली अगर जैसे बीमारी 40 या 50 साल की उम्र से पहले अगर आती है तो वह भी एक तरह से जेनेटिक कॉज को इंडिकेट करता है। दूसरा, कई बार जैसे हम बोलते हैं, अब मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो कुछ सिंड्रोम्स होते हैं। अब जैसे नाम जानना शायद आप लोगों के लिए तो आवश्यक नहीं है, बट जैसे FAP हम बोलते हैं कई बार, या फिर लिंच सिंड्रोम, इस तरह के, मतलब एक कोलोन का कैंसर तो है ही जो कि अर्ली या फिर कम उम्र में आता है, साथ में शरीर के अन्य अंगों में भी साथ में वो कैंसर हो सकता है। तो अगर कम उम्र में कोलोन का कैंसर आता है और साथ में जैसे कि महिलाओं में यूट्रस का कैंसर हो, या फिर साथ में कोई छोटी आंत का कैंसर, किडनी का, यूरेटर का, ये सब अगर एक साथ आ रहे हैं तो ये जेनेटिक जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनके कैंसर में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर कमल। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और है कि अगर आपके फैमिली में, किसी के भी फैमिली में अगर कोई पेशेंट है जिसको कोलोन या रेक्टल का कैंसर हो चुका है या उससे किसी समय में किसी की डेथ हो चुकी है, तो जिस साल उस व्यक्ति का डायग्नोसिस हुआ था, मान लेते हैं आपके घर में, किसी के घर में कोई व्यक्ति है जिसको 50 साल की उम्र में बड़ी आंत का कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को उससे 10 साल पहले अपना कोलोनोस्कोपी करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है ये कैंसर होने का। अब हम आते हैं, प्रिवेंशन की बात हो गई, अब हम इलाज पे आते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर कोलोरेक्टल कैंसर्स। तो 2 तरह के कैंसर ग्रुप्स स्टेजेस हैं, अर्ली कैंसर्स और एडवांस कैंसर्स। अर्ली कैंसर मतलब स्टेज 1 और 2, एडवांस कैंसर मतलब स्टेज 3 एंड 4। अर्ली कैंसर्स में मेनली जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन है, जिससे हम उस गांठ को हटा देते हैं आसपास के हिस्सों को के साथ, और ये हम एक चीरा वाली पद्धति जिसको ओपन सर्जरी, या दूरबीन से जिसको लैप्रोस्कोपिक, या अभी लेटेस्ट एक रोबोटिक की मदद से दूरबीन का ऑपरेशन होता है, इससे करा जा सकता है। जो एडवांस कैंसर है उसमें हमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसी न किसी रूप में यूज़ करना पड़ता है। तो मैं पोकर्णा साहब से पूछना चाहूँगा, सर आप ये बताएं कि पब्लिक को कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो गैस्ट्रोफिजिशियन है उसका इस कैंसर को पकड़ने में, डायग्नोसिस में क्या रोल है? देखिए, गैस्ट्रोफिजिशियन का तो पूरे डायग्नोसिस में तो पूरा रोल ही उन्हीं का ही है। जैसे मैंने बताया कि देखिए, यूजुअली ये बताया कि एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा होते हैं पेशेंट, तो अपने को एक ग्रुप सेलेक्ट करना है कि जिसमें अपने को संभावना अधिक है। तो वो ग्रुप अपने को जैसे पता है कि किसी के फैमिली हिस्ट्री है, किसी की एज है, फिर मैं पता कुछ स्कोरिंग सिस्टम बने हुए हैं जिसमें हम हाई रिस्क और लो रिस्क पे रख सकते हैं। हाई रिस्क का पहले सिंपल टेस्ट करते हैं, स्टूल मल टेस्ट करके देखते हैं, अगर उसमें हीमोग्लोबिन पॉजिटिव आ रहा होता है तो फिर कोलोनोस्कोपी पे जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस तो ब्लड टेस्ट, और उसके बाद हम एंडोस्कोपी जो हम करते हैं, कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। वैसे तो एक वर्चुअल कोलोनोस्कोपी भी होती है, लेकिन कोलोनोस्कोपी सबसे अच्छी चीज़ है जिसमें आप पूरा देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई छोटी गांठ है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या कोई बड़ी गांठ है। पॉलिप को भी बड़ी गांठ मानते हैं जब पॉलिप 10 मिलीमीटर से बड़ा होता है, उसकी बायोप्सी कर लेते हैं, उसकी बायोप्सी में कोई ऐसे फीचर आते हैं। तो डायग्नोसिस तो आमतौर पे इन 2 पद्धतियों के द्वारा ही किया जा सकता है, और एडवांस स्टेज में तो खैर फिर सारी टेस्ट आ जाते हैं, फिर तो सारी चीज़ आती है, पर अर्ली स्टेज में मल का टेस्ट और एंडोस्कोपी के द्वारा ये किया जा सकता है। थैंक यू सर। एस एस शर्मा सर से मैं पूछना चाहूँगा, सर गैस्ट्रोफिजिशियन का कौन से ऐसे बड़ी आंत के कैंसर हैं जिनका इलाज गैस्ट्रोफिजिशियंस करते हैं? बेसिकली ये हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत पब्लिक ये कंफ्यूज होती है कि किस टाइम पे किस डॉक्टर के पास जाना है। देखो, अगर जहाँ तक अर्ली कैंसर का सवाल है, जैसे संदीप जी ने कहा कि स्टेज 1, तो आजकल हमारे पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं कि स्टेज 1 कैंसर जो कहीं भी स्प्रेड नहीं हुआ है उसको बिना सर्जरी भी एंडोस्कोपिकली रिमूव किया जा सकता है, जिसे एंडोस्कोपिक सबम्यूकोजल डिसेक्शन कहते हैं, ESD। तो स्टेज 1 कैंसर को बिना सर्जरी के भी रिमूव किया जा सकता है, बशर्ते ये डायग्नोसिस स्टेज 1 पे हो जाए। कई बार कैंसर के पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज पे आते हैं, जो कि आंतों का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मुंह से कुछ खा नहीं पाते, पेट फूल जाता है, मल का विसर्जन नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं होता है, वो सर्जरी में उसके मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट को हम सर्जिकली फिट करने के लिए आंतों में एक तरह का स्टेंट डाल देते हैं, जिससे कि आंतों की रुकावट खत्म हो जाए, मल का प्रवाह शुरू हो जाए,
मरीज खाने पीने लग जाए तब उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए ताकि वो सर्जरी को सहन कर सके। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का रोल है, अर्ली स्टेज में भी है और एडवांस स्टेज में भी है। थैंक यू सर। डॉक्टर राम, प्लीज़ ये हमें बताएं आम पब्लिक के समझ के लेवल पे कि सर्जिकल ऑप्शंस, जो ऑपरेशन द्वारा जो हम इलाज कर सकते हैं, वो क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसमें हम ब्रॉडली क्या करते हैं? सर्जरी जैसा डॉक्टर संदीप सर ने कहा कि 3 पद्धति से हो सकती है, ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोट असिस्टेड सर्जरी। तो तीनों तरीके से ही सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो सेम होता है, पर पद्धति अलग अलग हो सकती है। सर्जरी में हम आमतौर पे क्या करते हैं, जो आंत के जिस भाग में कैंसर है उस भाग को निकालते हैं, उसके आसपास का कुछ आंत का हिस्सा मार्जिन्स लेके निकालते हैं ताकि उस पर संभावना न रहे कि कोई कैंसर के कण बचे रहे। इसके अलावा जो उसके लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि एक संभावित एरिया होती है जहाँ पे कैंसर का स्प्रेड हो सकता है, तो हम उन लिम्फ नोड्स को भी ऐसे कैंसर सर्जरी साथ साथ निकालते हैं। जहाँ राइट साइड की कॉलोन होती है हम वहाँ पे आम तौर पे उसको काट के जोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड के कॉलोन कैंसर अगर होते हैं और रेक्टम कैंसर होते हैं तो कई बार आंतों में रुकावट होती है। हमारे यहाँ पर जैसे सर ने बताया, कई बार पेशेंट एडवांस स्टेज पे पहुँचते हैं, या सर ने बताया, तो कई बार हम उसको गांठ को निकालते हैं और लेटरिन का रास्ता या आंत का रास्ता जोड़ नहीं पाते, हम उसको रास्ते को टेम्परेरी बाहर निकाल देते हैं कई बार। तो इसमें किसी को सबसे ये बड़ी भ्रांति है समाज में कि टट्टी का रास्ता या मल का रास्ता पेट से बना रहेगा, कैसे क्लियर होगा। तो ये बहुत आम प्रोसीजर्स है, जो कई तरह के बैग और संसाधन उपलब्ध है जो इस तरह के पेशेंट्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं और पेशेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉपरली जी सकता है। तो ये तो कुछ कैटेगरी पेशेंट होते हैं, इसमें टेम्पररी होता है जिसमें हम 2 या 3 महीने बाद या कीमोथेरेपी के बाद में उसको वापस से जोड़ देते हैं। पर कभी कभी जब कैंसर बिल्कुल गुदाद्वार पे होता है तब कई बार मुश्किल होती है, क्योंकि गुदाद्वार की मांसपेशियां कैंसर से जकड़ ली जाती है और उसको गुदाद्वार को हमें निकालना पड़ता है। उन पेशेंट्स पे भी ये परमानेंट भी हो सकता है। मैं अगेन समाज को इस कहना चाहूँगा कि इस तरह के पेशेंट्स को घबराना नहीं चाहिए, उनको ऑपरेशन अगर जरूरत है तो कराना चाहिए। लैट्रिन रास्ता परमानेंटली पेट से बन सकता है, परंतु इस तरह के मरीज अपनी लाइफ पूर्णतः नॉर्मल रूप से व्यतीत कर सकते हैं और दे कैन कैरी ऑन देयर ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे कैन टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। तो उनको इस तरह की वजह से डिले नहीं करना चाहिए और अतिशीघ्र अगर संभव हो और जरूरी हो तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर राम। बाफना सर, प्लीज़ हमें बताएं, कीमोथेरेपी के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं और बहुत कॉमन तरीके से ये इतने सालों से प्रचलित है, लेकिन अभी बहुत कन्फ्यूजन है इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी बड़ी आंत के कैंसर में। तो थोड़ा ब्रॉडली समझाएं कि अगर उनको बाई चांस किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को ट्रीटमेंट कराना हो और उन्हें समझना हो कि कौन से ट्रीटमेंट पे जाएं, तो ब्रॉड गाइडलाइन जो पब्लिक के लेवल की हो। चौथे स्टेज के कैंसर में जहां लोकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, लोकल ट्रीटमेंट से हमारा मतलब सर्जरी और रेडिएशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे इन पेशेंट्स को हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट से मेरा तात्पर्य है ऐसा ट्रीटमेंट जो कैप्सूल द्वारा, गोलियों द्वारा या इंजेक्शन द्वारा दिया जाए, जो पूरी बॉडी में चला जाए। ये 3 तरीके से दिया जा सकता है जो आज हम कॉमनली हर मरीज को ही देते हैं। कीमोथेरेपी में ये एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, ये थोड़ा सा इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी होती है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी जनरली 2 तरह की हम अक्सर यूज करना चाहते हैं मरीजों में, एक सिटुक्सिमैब है और एक बेवैसिजुमैब है। तीसरी जो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इम्यूनोथेरेपी की जो ड्रग्स होती हैं वो मरीज के इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम खुद उस कैंसर से लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार होता है। अकेली कीमोथेरेपी, अकेली टारगेटेड थेरेपी या अकेली इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करती, अक्सर हमें इन्हें कंबाइन करके ही देना होता है। इम्यूनोथेरेपी में कुछ ड्रग्स ऐसी आ गई हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ा होगा, डोस्टरलमैब करके एक दवा आई है इम्यूनोथेरेपी की, जिसके 3 या 4 महीने के इलाज से ही कैंसर पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इन पेशेंट्स में अब ये कोशिश की जा रही है कि सर्जरी की भी जरूरत इन मरीजों को पड़ेगी या नहीं। जो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी दी जाती है वो सिर्फ उन मरीजों में दी जाती है जिनमें पेशेंट ऑपरेशन के लायक नहीं है, गांठ को अगर हमें छोटी करनी हो।
दूसरा ये कि वो दूसरे शरीर के अन्य भागों में फैल गया हो। जो भाग जनरली जो बड़ी आंतों के और रेक्टम के कैंसर में जो दूसरे अंग प्रभावित होते हैं उनमें लीवर सबसे प्रमुख है, उसके बाद लंग है, हड्डी है, और कुछ केसेस में बहुत रेयरली ये ब्रेन में भी जा सकता है। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी में जहां जहां भी कैंसर सेल्स हैं उनको खत्म कर देता है। इम्यूनोथेरेपी एक क्रांतिकारी एक इलाज उभर के आया है, पर इसको भी हमें और अध्ययन की जरूरत है और आगे आने वाले सालों में डेफिनेटली बहुत ज्यादा संख्या में मरीज इससे ठीक हो पाएंगे। सर बस दो चीज़ें इससे रिलेटेड और पूछना मैं चाहूँगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस। पहला, क्या इम्यूनोथेरेपी जयपुर और इंडिया में अवेलेबल है? यस, सारी इम्यूनोथेरेपी इंडिया में उपलब्ध है और जो भी ट्रीटमेंट विदेशों में या पाश्चात्य पश्चिम देशों में उपलब्ध है वो इंडिया में भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा इम्यूनोथेरेपी कॉस्टली ट्रीटमेंट है, पर सरकार की जो इंश्योरेंस स्कीम चल रही हैं जैसे RGHS है और दूसरी जो स्कीम चल रही है उनमें हम इससे इम्यूनोथेरेपी को भी काफ़ी मरीजों में यूज़ कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। सर दूसरा लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मान लेते हैं कि कोई 100 मरीज हैं जो लास्ट स्टेज कैंसर में आए हैं आपके पास और आप उनको इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, तो कितना सर्वाइवल एडवांटेज है उनका, कितने उम्र उनकी बढ़ती है इस इलाज से? 25% पेशेंट जो एडवांस स्टेज के हैं जिनमें हमने इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी दी है वो सामान्य जीवन यापन 3 से 5 साल तक निकाल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हमारे पास कई बार 0% था। हाँ, पहले कई बार लास्ट स्टेज का कैंसर अगर किसी थेरेपी से 100 में से 25% लोग 3 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर कमल किशोर से कि जो पेशेंट्स बड़ी आंत के कैंसर के सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं मेनली सर्जरी के बाद, उनके बॉडी में क्या क्या बॉडी फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसको कैसे वो उनको कोप अप कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे डॉक्टर राम डागा सर ने बताया कि जो सर्जरी है, तो सर्जरी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जिस पार्ट में कैंसर हो गया है उस पार्ट को निकाल दिया जाता है, चाहे वो ओपन मेथड से हो या लेप्रोस्कोपी से हो, रोबोटिक हो, उस हिस्से को हमने हटा दिया। और चूंकि जो अपना पाचन तंत्र है एक ट्यूब की तरह है, तो अगर बीच में से कोई हिस्सा हटाया है तो उसको वापस जोड़ना भी पड़ता है, तो वो जोड़ बना दिया जाता है जिससे कि उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। अब चूंकि बड़ी आंत का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है पूरे पाचन तंत्र में। अब जैसे पाचन का मेन काम तो अपना स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, बट बड़ी आंत भी जैसे पानी को एब्जॉर्ब करना और उसको मल को थोड़ा गाढ़ा बनाने का काम करना है, रेक्टम का काम उसको स्टोर करने का है। तो वो अगर हिस्सा हटा दिया तो उसके कारण से कुछ तो आपके सिस्टम में चेंज होएगा। अक्सर जैसे राइट साइड का कोलोन का कुछ हिस्सा निकाल दिया तो कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता, बट फिर भी जैसे जितना आंत का हिस्सा निकाला जाएगा तो शुरुआती कुछ महीनों तक हो सकता है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी है अपनी मोशन की उसमें बदलाव हो। तो कुछ कुछ मरीज में जैसे कि कई बार दस्त लगना हो सकता है, खाते ही कुछ तुरंत एकदम से कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है, इस तरह के लक्षण आते हैं। बट 3-4 महीने के टाइम पे धीरे धीरे वो सब अपनी जो इंटेस्टाइन है उसको अडेप्ट कर लेती है और ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। नीचे वाला जो रेक्टम का कैंसर है उसमें जब हम उस हिस्से को हटाते हैं तो कई बार क्या है कि मल की स्टोरेज कैपेसिटी जो थी, वो फंक्शन था, वो चला जाता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार मोशन जाना पड़ता है। पर इन सब चीज़ों, ये बड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का दवाइयों द्वारा या अन्य तरीके से इलाज है। और ये जो भी सर्जरी के कारण तकलीफ़ें आती हैं, ये बहुत, आई थिंक उसके कारण मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती और अमूमन ठीक हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर कमल। यहाँ पे बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि पहले हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी बोली कि जिन मरीजों का मल द्वार परमानेंटली पेट में बनाना पड़ता है उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सब सर्जन्स के एक्सपीरियंस में ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, एक 25 साल के लड़के को मैंने ऑपरेट किया था, उसके बाद उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए और वो एक किसान है जोधपुर में। और शुरू में तो वो गरीब किसान था तो वो हल चला के अपने वो करता था, अब उसके पास ट्रैक्टर वगैरह हो गए हैं और ये बात ऑलमोस्ट 15 साल पुरानी है।
और ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। एक हमारी सोशलाइट हैं, 60 ईयर्स पे उनका हुआ था परमानेंट स्टोमा, क्योंकि कैंसर बिल्कुल गुदा द्वार पे था। वो लेडी ऑपरेशन के बाद भी हर रोज़ साड़ी पहनती है और कोई बाहर से देख के पहचान नहीं सकता कि इनका रास्ता पेट पे बना हुआ है। और वो एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत बिल्डर की फैमिली से हैं और बहुत प्रोमिनेंट सोशलाइट हैं जो सोशल फंक्शंस में जाती रहती हैं। तो कहने का मतलब है इलाज से ना घबराएं, बीमारी से घबराएं। ये थोड़े से डेटा है 5 साल तक हमारे सर्वाइवल रेट की, अगर सक्सेसफुली हम ट्रीट कर लेते हैं स्टेज वाइज। अगर लोकलाइज्ड है स्टेज 1 और 2 में तो 90% लोगों तक उम्र जो है 5 साल या उससे ज़्यादा होती है। थर्ड स्टेज में अगर है तो 75% है, और लास्ट स्टेज में तो देखिए गर के सिर्फ 20% से भी कम रह गई है। तो इससे ये इंपॉर्टेंस है कि हम अपने लक्षणों को इग्नोर ना करें, हम जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये लोकलाइज्ड डिजीज़ यानी कि अर्ली स्टेज में हम उसको पकड़ पाएंगे। अब मैं लास्ट में फाइनल मैसेज सारे पैनलिस्ट से बारी बारी पूछना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए। शर्मा सर, फाइनल मैसेज आपका। फाइनल मैसेज मेरा यही है कि कैंसर के प्रति जागरूक रहें, छोटे मोटे सिम्टम्स को इग्नोर न करें, अर्ली स्टेज पर अपने आप को जांच करवाएं, और निकल भी जाए तो घबराएं नहीं, उसका इलाज कराएं। ऐसा कोई डर नहीं है कि कैंसर क्योरेबल नहीं है, कैंसर क्योरेबल है, बशर्ते ये अर्ली डायग्नोज हो जाए। रुपेश सर। जीवन शैली परिवर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आवश्यकता है, और अर्ली डिटेक्शन, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इलाज तो अब बहुत अच्छा हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, लेकिन बचना है तो जीवन शैली से, क्योंकि सबसे पाश्चात्य जो भोजन शैली और जीवन शैली है उसको परिवर्तन बहुत आवश्यकता है। उसको अभी एक और जो बात कर रहे थे कि मालूम अभी उल्टा हो रहा है, अमेरिका में अब कोलोरेक्टल कैंसर की संख्या कम हो रही है, क्योंकि वहाँ वो चेंज हो रहा है और अपन उल्टे हो रहे हैं। तो जीवन शैली और अर्ली डिटेक्शन। बाफना सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में साहित्य पढ़ें कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। समाज में ये एक मैसेज, और आपकी सोसाइटी जहाँ भी आपका मूवमेंट है वहाँ ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाए कि हमारी आहार पद्धति जो हम हजारों सालों से अपना रखी थी उसको नहीं छोड़ें, क्योंकि यही आहार पद्धति हमें कोलोन के और रेक्टल कैंसर से बचाएगी। पाश्चात्य पद्धति को अगर फॉलो किया तो बहुत जल्दी हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। अगर अपना हजारों साल पुराना जो मंत्र हमारे पास है आहार का वो फॉलो करेंगे तो हम इसको 9वें और 10वें नंबर पे पहुंचा देंगे। डॉक्टर राम। मैं पुनः कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि जो स्टेज 2nd और 3rd और 1st के कैंसर है वो सर्जरी से और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। तो सर्जरी को लेकर घबराए नहीं, और जब जरूरत हो तो जो मल द्वार का रास्ता अगर पेट से बनाना पड़े तो उसको लेकर चिंतित न हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संसाधन उपलब्ध है जिससे उन रास्ते को मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर कमल। हाँ, तो देखो ये तो चिंता की बात तो है ही कि भाई ये कैंसर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जैसे बताया कि 3rd और 5th नंबर पे है अपने सब कैंसर्स में। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि जितने भी पाचन तंत्र संबंधित कैंसर्स हैं उन सब में सबसे अच्छा इसका इलाज उपलब्ध है। मतलब आप देखेंगे स्टेज 1 और 2 में तो 80% तक 5 से 10 साल तक की अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर पहले तो कि जैसे बताया कि अपन इस किसी भी तरीके से इससे बच सकें, अच्छा खान पान करके, फ्रेश फूड, कोई ये प्रोसेस फूड जो अपन जंक फूड बोलते हैं इसको कम से कम सेवन करके बचाया जा सकता है तो अच्छी बात है। मगर अगर हो भी जाता है तो इसका पूरा इलाज उपलब्ध है। सर्जन अगर बोलता है कि सर्जरी की आवश्यकता है तो डरे नहीं, सर्जरी बहुत इफ़ेक्टिव है। सर्जरी के बाद में अगर कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी कराएं। जब पूरा इलाज हो जाता है तो ये मान के चलें कि ये एक तरह से क्योरेबल कैंसर है, जिसमें कि अगर एक बार बीमारी पूरी निकल जाती है तो 8, 10, 15 साल तक आराम से ज़िंदगी आदमी अपनी निकाल सकता है। मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक पेशेंट है, उसका सबसे पहले राइट साइड के कोलन कैंसर के लिए 1995 में ऑपरेशन हुआ, दोबारा 2006 में उसका ऑपरेशन हुआ लेफ्ट साइड के कोलन कैंसर के लिए, और फाइनली 2011 में मैंने उसका ऑपरेशन किया रेक्टम के कैंसर के लिए। तो आज 1995 से लेके आज उसको 30 साल हो गए हैं, 3 बार कैंसर का ऑपरेशन कराया। वो पेशेंट अभी बिल्कुल स्वस्थ है, अपनी एक्टिव लाइफ गांव में जी रहा है। ये जो डॉक्टर राम ने लास्ट में बोला, ये अनोखा अकेला पेशेंट नहीं है, ये रेयर पेशेंट नहीं है।
इससे मैसेज ये मिलता है कि कोलन या रेक्टल का कैंसर जो है वो एक सारे पेट के कैंसर्स में एक खास बात उसकी ये है, जैसे डॉक्टर कमल ने भी बोला कि एक तो क्योर हो सकता है इसका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर राम के एग्जाम्पल से समझ में आती है कि ये कैंसर बार बार होने के बाद भी हम उसको बार बार जड़ से हटा सकते हैं। 30 साल एक आदमी कैंसर का 3 बार इलाज करा चुका, और ऐसा ये अनोखा पेशेंट नहीं है। ऐसे अगर आप सारे सर्जन से उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़ी आंत का कैंसर में एक और खास बात है, 2 टाइप लास्ट स्टेज में, 2 किस्म के लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद, जैसे कि लिवर में अगर फैल जाए या पेरिटोनियम एक ऑर्गन है पेट का उसमें फैल जाए, तो भी इसका सर्जरी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से क्योर पॉसिबल है। कम से कम 40 से 50% लोग को उनको हम 5 साल से ज़्यादा की उम्र दे सकते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन द्वारा। ये सारे ऑपरेशन मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जयपुर में भी उपलब्ध हैं। मतलब ये एक तो ये इलाज संभव है, और दूसरा ऐसा नहीं है कि ये इलाज कोई बॉम्बे, अमेरिका, लंदन इधर ही है, मतलब हमारे जयपुर में भी है। तो आप सोचिए कि ये इलाज इफेक्टिव भी है और हर जगह मौजूद है। तीसरी बात और आखिरी बात, जैसे सबने बताया, हमारी हेल्थ, जो इससे बचने के लिए हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, इसीलिए हमने आज का थीम रखा है माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली क्या है, हम सब लोग अपनी लाइफ में ये भूल जाते हैं कि हमारे सेहत को नुकसान देने वाली चीज़ें हमें बीमार करने वाली हैं और जानलेवा तरीके से बीमार करने वाली हैं। जब तक हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, इसको सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बना के, एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बना के, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बना के, सबसे पहला आदमी जिम्मेदार है। अगर वो खुद बीमार हो रहा है तो पहली जिम्मेदारी उसकी है। अगर हम सब जितने भी बीमार लोग हैं अगर ढंग से अपना खुद का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि हमारे लाइफस्टाइल पूरी तरह से बिगड़े हैं। सो 50 to 70% तक हम अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के इस कैंसर से बच सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर कैंसर हो जाए तो उस कैंसर की वजह से मरने से बच सकते हैं अगर हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी है तो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ हेल्थ, मेक इट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी।